ये पुस्तक मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि मैंने जब ये केसेस स्टडी किए तो मुझे लगा कि ये केसेस काफ़ी बुरे तरीके से ट्राई किए गए हैं और काफ़ी इसमें जो एविडेंस गैदरिंग है वो ठीक से नहीं हुआ है। पहले से ही जो दाभोलकर के, कॉमरेड पंसारे के, कलबुर्गी के और गौरी लंकेश के जो मर्डर्स हुए हैं, वो मर्डर होने के ऑलमोस्ट तुरंत बाद जो स्टेटमेंट्स हुए हैं वो स्टेटमेंट्स पहले से ही एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इशारा कर रहे थे जो ऑफिशियल्स के, जो गवर्नमेंट्स के। तो ये प्री सपोजिशंस के ऊपर बेस्ड केसेस हैं जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया गया है। जब मैंने पहली बार इस केस के बारे में सुना था तो मैंने भी समझा था कि हाँ होगा कुछ ना कुछ, पर जब देखना शुरू किया तो उसमें काफ़ी जगह पर अलट पलट, कभी विटनेसेस बदल रहे हैं, कभी मर्डरर्स बदल रहे हैं, कभी कुछ, तो मुझे लगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। और फिर जब मैंने इस जो सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल किया वो पढ़ी तब मेरी तो आंखें खुल गई मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स लगे मुझे। तो इसलिए मटेरियल इतना ज़्यादा था उसमें कि मैंने पहले सोचा था पढ़ते हैं, थोड़ी दिलचस्पी है, बट जब मैं इसमें थोड़ा घुसना शुरू हुआ तब मुझे लगा ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है यहाँ पर, इसलिए इस पर कुछ लिखना चाहिए। इसमें काफ़ी सारे, मैंने करीब 1000 से ज़्यादा न्यूज़पेपर आर्टिकल्स रेफ़र किए। इसमें 10,000 पेज का एक जो चार्जशीट था, जो मेन फाइल हुआ था, वो उसको रेफ़र किया गया। इसी प्रकार बहुत सारे दूसरे जो अलग अलग जगह के चार्जशीट्स थे जो फाइल हुए थे कोर्ट में, उनको रेफ़र किया गया। तो हज़ारों दसों हज़ार पेजेस के तो यही सब डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। इसके अलावा मैंने जो इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे आपको मैटर्स मिलेंगे मेरे बुक में जो यही थीम से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट्स काफ़ी कुछ हमको लीगल वेबसाइट से और कोर्ट्स ऑफिशियल रिकॉर्ड्स से हमको मिले, जो लीगल जजमेंट्स हैं और काफ़ी कुछ। तो काफ़ी डीप रिसर्च करना पड़ा मुझे और फिर उसको कंपाइल करना पड़ा और उसके स्ट्रीमलाइनिंग में भी काफ़ी समय गया। सबसे मददगार जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं गवर्नमेंट के वो रहे, बिकॉज न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में इतने ज़्यादा फेक आर्टिकल्स हैं उसमें और इतने ज़्यादा मिसलीडिंग स्टोरीज़ हैं उसमें कि देखेंगे तो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में ये लिखा गया था कि एक पंसारे केस में एक समीर गायकवाड़ करके हैं, वो अरेस्ट हुए थे, उनके पास से 50 मोबाइल बरामद हुए और उनके पास से बहुत बड़ा कुछ ये था और उन्होंने इस तरीके से मर्डर किया, उनके ये अकम्प्लिसेस थे। ये पूरी की पूरी मनगढ़ंत कहानियाँ निकली हैं, क्योंकि समीर गायकवाड़ जो हैं वो थाना में थे जब कोल्हापुर में मर्डर हुआ, उन्होंने कोई मर्डर नहीं किया और ये ऑफिशियली गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है अभी। जब भी उनके पास से 50 मोबाइल इसलिए बरामद हुए क्योंकि उनकी मोबाइल रिपेयर की शॉप है। तो इस तरीके से बहुत सारे कहानियाँ हैं जो बनाई गई हैं और जो चलाई गई हैं एक पर्टिकुलर थीम को लेकर और कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट करने के लिए। शुरुआत से अंत तक इसमें खामियां ही खामियां हैं। आप देखेंगे तो जैसे दाभोलकर मर्डर केस है, उसमें उनके मर्डर के कुछ ही घंटों बाद 2 जन अरेस्ट हुए थे और उनके पास, वो आर्म्स डीलर थे, हिस्ट्री शीटर थे, उनके पास से वेपन्स भी बरामद हुए और ये वेपन्स को फॉरेंसिक लैब ने कंफर्म किया कि इन्हीं वेपन्स से गोली चली थी जिसमें से दाभोलकर का खून हुआ। अभी ये होने के बाद में जो लोगों को अरेस्ट किया गया था उनके ऊपर कभी चार्जशीट नहीं दाखिल हुई, उल्टा एक सेकेंड लैब की रिपोर्ट प्रोड्यूस की गई जिसमें बोला गया कि नहीं, ये जो पहली रिपोर्ट थी वो गलत है और बुलेट्स ये बंदूक से नहीं चले थे। और वो जो सेकेंड रिपोर्ट थी वो इस बेसिस पे थी कि उनके पास में वेपन तक नहीं थे जिसका उन्होंने कोई टेस्ट किया हो। ये किस वजह से किया, ये एक सेपरेट स्टोरी है। ये डेलिबरेटली किया गया दूसरे मर्डर्स से उसको लिंकअप करने के लिए। उसके बाद उन्होंने ये दोनों को तो चार्जशीट नहीं किया, 2 दूसरे लोगों का नाम ले लिया जो ऑलरेडी 5 साल से एब्सकॉन्डिंग में थे और जो 5 साल से लापता थे।
उनका नाम लेके फर्स्ट चार्जशीट फाइल किए गए। अभी आप समझे, चार्जशीट फाइल होती है अगर मतलब इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने चार्जशीट फाइल कर दिया, जो मर्डरर्स हैं उनके नाम ले लिए गए, और वो मर्डरर्स तो उनको मिलने थे नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी काफ़ी सालों से मिसिंग ही है, आज भी मिसिंग है। फिर जब उन्होंने सेकंड चार्जशीट फाइल की और 2 साल के बाद, उसमें दूसरे 2 लोगों का नाम डाल दिया मर्डर करके। यानी जो पहले 2 मर्डर थे उनका क्या हुआ, जो उसके पहले 2 जन आपने अरेस्ट किया उसका क्या हुआ। तो ये मतलब क्या बोले, इतने बनावटी केसेस हैं ये सब। अभी आपके पास में 6 मर्डरर के नाम हैं। अभी आप कौन से आदमी को आप बोल रहे हैं और किस तरह से आप प्रूव कर सकेंगे कि ये लोग ही हैं और वो नहीं थे, जो उन्होंने आपने खुद बोला है कि नहीं वो लोग ने किया है। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं ये जो आपके मेन, तो लोग जो मेन कैरेक्टर हैं वो भी चेंज हो रहे हैं, आपके साइड कास्ट भी चेंज हो रहे हैं। आप कब एक आदमी कभी बोलते हैं कि ये पर्सन प्लानर है, कभी आप बोलते हैं कि दूसरा कोई प्लानर है। फिर आप सीरीज़ ऑफ अरेस्ट करते हैं और फिर एक केस में जैसे ही कोई पर्सन का आपके खिलाफ एविडेंस नहीं आता है, वो पर्सन को बेल मिलता है, आप उसको दूसरे केस में बना देते हैं प्लानर और उसको अरेस्ट कर देते हैं फिर से। तो ये जो इन्वेस्टिगेशंस हैं इस तरीके से नहीं होती हैं, ऐसा नहीं किया जाता है। ये नैरेटिव चलाया जा रहा है, और जो आप देखेंगे तो जैसे ही किसी का, इनमें से किसी एक का भी खून हुआ हो, जो गवर्नमेंट है उसने तुरंत स्टेटमेंट दे दिया कि इनकी जो विचारधारा है वो विचारधारा की वजह से इनका खून हुआ है। आपको कैसे मालूम? आपको कैसे मालूम? क्योंकि गौरी लंकेश तो खुद नक्सलवादियों से डील करती थी दिन रात, और उनके ट्वीट्स हैं बाकायदा उनके मरने के कुछ ही घंटा पहले, जिसमें उन्होंने बोला है कि नहीं, हमको आपस में नहीं लड़ना चाहिए, हमको हमारे जो कॉमन एनिमीज हैं उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। उससे कोई नहीं बोलता, बराबर है। पंसारे जी का वो तो एक्टिव पॉलिटिशियन थे, वो तो कोई रैशनलिस्ट वगैरह भी नहीं थे, वो तो एक्टिव पॉलिटिशियन थे। वो आया दिन कोई ना कोई पॉलिटिकल एजिटेशन लीड करते थे। उन्होंने बहुत सारे एजिटेशंस में वो भी इन्वॉल्व थे, वो एंगल अब नहीं देखते हैं। दाभोलकर जी के ऊपर तो काफ़ी सारे लोगों का ऑलरेडी थ्रेट था। कलबुर्गी के ऊपर तो उनको इतना थ्रेट था जान को कि उनको पुलिस सिक्योरिटी दी गई थी, क्योंकि उनको थ्रेट था मेनली लिंगायत कम्युनिटी से। लिंगायत ने खिलाफ उन्होंने काफ़ी कुछ लिख दिया था, और लिंगायत कम्युनिटी से उनको इतना गहरा थ्रेट था कि उनको पुलिस सिक्योरिटी दी गई थी, और उन्होंने खुद की पुलिस सिक्योरिटी वापस किया। उसके कुछ ही समय बाद उनका खून हो गया। तो आप जब हर एक इनमें से पर्सन अलग फील्ड में काम करता है, उनकी अलग एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आप ये कैसे बोल सकते हैं कि सब के सब मर्डर्स लिंक्ड हैं और सब ये आप कहानियाँ बना रहे हैं। आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर आप जो ये जुडिशल सिस्टम और जो लीगल सिस्टम है इसमें रिफॉर्म्स नहीं डिमांड करेंगे, तो कल आप और मैं भी इसी तरह से कोई ना कोई साजिश के तहत अंदर डाल सकते हैं, और कोई भी किस्म के आप विटनेसेस आपके खिलाफ तैयार हो सकते हैं, कोई भी किस्म के आपके खिलाफ सबूत बनाए जा सकते हैं। अगर आपके आइडियोलॉजी जो उस समय गवर्नमेंट है उनसे नहीं मेल खाती है, तो आपके खिलाफ कुछ भी हो सकता है। ये इस तरीके से कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए। आज आप बोल रहे हैं हिंदू टेरर है, कल आप और कुछ बोलेंगे, कल आप और कुछ बोलेंगे। कल सरकार बदलेगी और जो हिंदूवादी सरकार आएगी और आपको अंदर डाल देगी बोल के, लेफ्टिस्ट टेरर बोल के, तो आपको कैसा लगेगा? तो पुलिस, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़, ये सब जो होते हैं ये न्यूट्रल होने चाहिए। ये सरकारी कंट्रोल में जिस तरीके से हैं, जैसे ही आपने बोल दिया कि गोडसेवादियों ने उसका कत्ल किया है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स तो सब वहीं देखने वाले हैं, वो थोड़ी कहीं और देखने वाले हैं। हाँ, वो तो है। देखिए, जब भी अभी इन चारों जनों के साथ में कॉमन चीज़ क्या है? लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है, लेफ्ट लीनिंग मीडिया है, उनका एक बड़ा नेटवर्क है, और कांग्रेस भी काफ़ी अभी लेफ्ट लीनिंग हो गया है। और उनको अगर अपने प्राइमरी अपोजिशन पार्टी जो है बीजेपी है, उनको अगर टारगेट करना है, तो उनको मालूम है बीजेपी हिंदुत्ववादी संगठन है, तो वो आप टारगेट करेंगे उसी लाइन पर कि हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ने इनको मरवाया है। जो आइडियोलॉजी है उसके ऊपर आप डाल देंगे सब कुछ, लेकिन आप डायरेक्टली बिना कोई जांच के, बिना कुछ किए,
डे वन पे ही आप अगर बोल देंगे ऐसे, और एटलीस्ट आपको कम से कम रुकना चाहिए, आपके खुद के एजेंसीज हैं उनको जांच करानी चाहिए, कुछ तो प्रिटेंस हो कम से कम, कुछ तो आदमी कम से कम दिखावा करे न्यूट्रलिटी का। यहाँ तो बिल्कुल ही शेमलेसली मैनिपुलेशन हो रहा है। जब भी कलबुर्गी जी का मर्डर हुआ था उसके बाद क्या हुआ तुरंत, आपको याद है? अवार्ड वापसी। बहुत सारे जो पत्रकार, चित्रकार, कलाकार, सब ने अपने अपने जो उनके अवार्ड्स थे वो लौटाना शुरू कर दिए। अब किस लिए लौटाना शुरू कर दिया? यहाँ बहुत इंटॉलरेंस है, यहाँ लोगों को अपने विचारों की वजह से जान गंवानी पड़ती है, और यही सब लोगों का नाम लिया गया उसमें कि ये सब लोगों को मार दिया गया है। लेकिन आप ये समझे कि इस दौरान यही सेम ईयर्स में जो 2013 टू 2017 का काल है जहाँ पर ये मर्डर्स हुए हैं, वहाँ इस दौरान सैकड़ों हिंदू एक्टिविस्ट के भी मर्डर्स हुए हैं। मेरे किताब में एक लंबा लिस्ट है, आप देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे उसमें। और उसमें तो बहुत सारे ऐसे मर्डर्स हैं जिनमें एक ही संस्था का नाम आता है और उनके ही लोग मैक्सिमम अरेस्ट हुए हैं। दर्जनों केसेस में एक संस्था है जो आज बैन हो चुकी है, उसी का नाम आता है। लेकिन ये सब केसेस को क्या लेबल दिया गया है आपको मालूम है? कम्युनल वायलेंस। रहे तो हुए हैं जा तो नहीं रहे हैं कहीं बोलने में अच्छा लगता है उनको, जाते तो नहीं है कहीं भी। अगर इतने अनसेफ है तो क्यों नहीं जाते हैं? प्रोटेस्ट तो अभी प्रूवन है कि वो प्रोटेस्ट मैनिपुलेटेड थे, ये तो प्रूवन है आज की डेट में। बिकॉज आप वो तो जब ही उनके ईमेल्स खुल गए पब्लिक में, जो उन्होंने भेजे थे एक दूसरे को, इस कि आप भी अवार्ड वापस करो, आप भी अवार्ड वापस करो, और हम गवर्नमेंट को इस पॉइंट पे टारगेट करेंगे। तो ये मेल्स तो खुल चुके हैं, पब्लिक डोमेन में है आज की डेट में। तो ये तो क्लियर है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड अवार्ड वापसी हुआ था। तो ये तो उनके खुद के ही लोगों ने, जिन्होंने बोला कि हमको नहीं वापस करना, उनको भी बहिष्कार वो लोग कर रहे थे, और उन्होंने ही ये बात एक्सपोज की है। तो ये तो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आ चुका है कि जो हुआ था ये पूरा पॉलिटिकल रीजन से ही हुआ था। जी, उनके एक्चुअली में उनके कार्यकर्ता जो हैं अनीस के, वो अरेस्ट हुए थे, कोर्ट में प्रेजेंट किए गए थे, उनके ऊपर पूरा ट्रायल भी चला था। और उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंट्रीब्यूट करते थे रेगुलरली उनके आर्टिकल में, जो आज बाकायदा जिनको गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया हुआ है ऑन चार्जेस ऑफ कॉन्स्पिरेसी टू किल प्राइम मिनिस्टर। ये ऐसे लोग हैं जो उनके मैगज़ीन में लिखते थे लेख अपने, और उनके अनफॉर्चुनेटली ये दाभोलकर जी ने भी एक्सेप्ट किया था कि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो अरेस्ट हुए हैं नक्सलवाद के केसेस में। उनमें से कुछ लोग अक्विट हुए हैं, कुछ लोग के ऊपर ट्रायल अभी भी चल रहा है। लेकिन संबंध दूसरा भी एक चीज़ है कि कुछ महाराष्ट्र इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट भी आई है, जिस रिपोर्ट में और ये भी कांग्रेस के ही कार्यकाल की रिपोर्ट है, जिसमें अनीस का नाम लिखा गया है। जो संस्थाएं हैं जिनका नक्सलवाद से लिंक है, उसमें उनका नाम लिखा गया है। ऐसे एक फेमस मराठी न्यूज़पेपर है, उसमें आर्टिकल भी छप के आया था। तो इंटरलिंक्स तो हैं इनके बीच में थोड़े बहुत, बिकॉज आप अगर जो कर्नाटका एंटी सुपरस्टिशन बिल देखेंगे तो वो बिल की ड्राफ्टिंग में गौरी लंकेश का भी हाथ था, और उसमें वो जो बिल है उसमें थैंक यू अगर आप देखेंगे, ये सब इन्होंने क्या किया है, सब एनजीओज़ को आउटसोर्स किया है। इस बिल को उन्होंने एनजीओज़ को आउटसोर्स किया है। महाराष्ट्र में भी एनजीओ को आउटसोर्स किया था, जो अनीस को किया था, और जो श्याम मानव की ऑर्गेनाइजेशन है उसको किया था। कर्नाटका में भी एक दूसरी नॉन प्रॉफिट है, उसको आउटसोर्स किया था, और उन्होंने बाकायदा दाभोलकर जी की डॉटर को थैंक यू लिखा है, गौरी लंकेश के लिए थैंक यू लिखा है। तो इनके संबंध तो आपसी तौर पर थे डेफिनेटली कुछ,
और वो मांग भी ये की गई थी कि ये बिल जो है कर्नाटका का ये कलबुर्गी जी के नाम पे किया जाए। तो संबंध उस तरीके से क्रिएट किए गए हैं कि थोड़े बहुत जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इनके हैं वो मोरलेस सिमिलर ही है, हम ऐसे मान सकते हैं। जो सिद्धरामैया जी की गवर्नमेंट थी कर्नाटका में, वो उन्होंने गौरी लंकेश को अपॉइंट किया था नक्सलियों से नेगोशिएट करके उनको सरेंडर करवाने के लिए, और वो इस दिशा में वो काम कर रही थी कि उनको मेन स्ट्रीम में लाने के प्रयत्न। अभी उस दौरान क्या हुआ है किसी को मालूम नहीं, और उन्होंने क्यों ऐसे ट्वीट किया वो भी किसी को मालूम नहीं है। तो आप जब भी पकड़ेंगे जो नक्सल, और जो नक्सलियों से सबसे उनके गहरे संबंध थे उनका भी एनकाउंटर हो चुका है, तो आप जब भी उस डायरेक्शन में देखना शुरू करेंगे तो आप कम से कम ये देख सकते हैं कि उस वजह से हुआ है क्या। आप विचारधाराओं का ही संघर्ष है ये पूरा। किसी को सत्य सत्य की पड़ी नहीं है, किसी को चिंता नहीं है। आप सिर्फ जो आपके आइडियोलॉजिकल एनिमी हैं उनको टारगेट करने में लगे हैं, आपको सच से कोई मतलब नहीं है। सो बिकॉज आपने अगर डिक्लेयर कर दिया पहले से ही तो ये तो आइडियोलॉजिकल ही है। और आपको क्यों नहीं चाहिए कि जो एक्चुअली जिन्होंने सचमुच इनका जो मर्डर किया है उनका नाम सामने आए? क्यों नहीं आपको चाहिए? आप डे 1 से ये इन्वेस्टिगेशन को एक ही दिशा में ले जाने के चक्कर में है। ऐसा क्यों है? पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सभी जो तथ्य हैं, सभी जो सुराखें हैं उनको देखना चाहिए कि आप सिर्फ एक का नाम लेंगे और एक का एक। अभी आप एक दिन में आप कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि किसने किया है, जब आपके पास आज 10 साल बाद भी आपके पास मर्डर वेपन नहीं है, 10 साल बाद भी आपके पास में ढंग की एविडेंस नहीं है कोई भी केस में। आपने पीट पाट के लोगों को उनके कन्फेशन निकलवाए हैं, और कोर्ट में जितने लोग गए हैं उन सब ने मैक्सिमम लोगों ने अपने कन्फेशन रिट्रैक्ट किए गए हैं। तो आपने तो प्री जज, प्री सपोजिशन और लोगों को टॉर्चर करके केस बनाने के हिसाब से ही काम किया है। ये तो पूरा आइडियोलॉजिकल ही है। हर एक केस में जो इनके पास में बहुत सारे कन्फेशंस रिकॉर्ड किए गए हैं, और आप कोर्ट रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ऑलमोस्ट हर एक इंसान ने अपना कन्फेशन वापस लिया है और यही स्टेटमेंट दिया है कि हमको टॉर्चर करके कन्फेशन निकाला गया था, हमको टॉर्चर किया गया, हमको धमकी दी गई कि हमारे रिलेटिव्स को उठा के लेके जाएंगे, और किसी ने बोला कि हमको उल्टा टांग के टॉर्चर किया गया, किसी ने बोला कि हमको बेल्ट से मारा गया। और कोई कोई केसेस इतने संगीन थे कि इनफैक्ट कोर्ट ने जो पुलिस है उनको कस्टडी आगे एक्सटेंड करने से मना कर दिया, और लोगों को जुडिशल कस्टडी में और बेल जो उनको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की कस्टडी से बाहर निकाल दिया। तो ये बात तो आज की डेट में मोरलेस सिद्ध हो चुकी है कि काफ़ी सारे विटनेसेस के ऊपर प्रेशर डाला गया है कन्फेशन निकालने के लिए। और इससे भी शॉकिंग है कि कुछ विटनेसेस ने तो इतने प्रेशर में भी आकर कोई भी कन्फेशन स्टेटमेंट साइन करने से मना कर दिया, और उनका कन्फेशन भी रिकॉर्ड में लिया गया है बिना सिग्नेचर के। अब जो चीज़ पे आपके जो जिनका आप बोल रहे हैं कि ये इनका कन्फेशन का सही साइन तक नहीं है, आप उसको भी जोड़ देते हैं, तो मतलब आपका इरादा है क्या आखिर? ये सोचिए कि अजमल कसाब जैसे खूनी को जब भी ऑयर्स ने कोर्ट में डिफेंड किया गया, तो क्या उनको बोला गया कि आप भी उनके जैसे टेररिस्ट हैं और आप उनकी कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं, और क्या वो लॉयर्स को भी अरेस्ट किया गया? जब आधी रात को लोग बेल के लिए भागते हैं और उनको आधी रात को जज बेल देता है, तो क्या हम जज को अरेस्ट कर देते हैं ये बोल के कि आप उनके कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हैं? तो ऐसे तो लीगल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। आप अगर जो प्रोसिक्यूशन जो अक्यूज्ड के जो विटनेसेस हैं और जो अक्यूज्ड हैं उनके जो लॉयर को अगर आप अरेस्ट कर देंगे ये बोल के कि उन्होंने भी कॉन्स्पिरेसी में हिस्सा लिया है, तो ये तो बहुत ही गलत बात है, और इसका लीगल सिस्टम पर बहुत गहरा असर पड़ेगा आगे चल के। आप सोचेंगे कि कोई भी अगर आपको चाहिए कि ये अक्यूज्ड को डिफेंड नहीं करे ये लॉयर, तो आप लॉयर के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा के उसको अंदर डाल दोगे कि नहीं ये आप जो है आप भी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। इस तरीके से तो लीगल सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा, और इसके खिलाफ बहुत सारे
प्रोटेस्ट हुए अक्रॉस द कंट्री जिनको मीडिया ने अच्छे से ब्लैकआउट किया है। अगर कोई गुनाह होता है तो उसकी जांच पूरी तरह से निष्पक्ष होनी चाहिए, गवर्नमेंट के हाथ से बाहर होनी चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो कोर्ट मॉनिटर्ड भी होनी चाहिए। बट ये जो तरीका है कि लोगों को पीट के उनका कन्फेशन ऐंठना, कि आपके पास में अगर सबूत नहीं है तो आप सबूत को मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करना, जिस तरीके से किया गया है इस केस में, या आपके पास में कोई अगर कोई कन्फेशन देने को तैयार नहीं है तो उनका बिना सिग्नेचर कन्फेशन जोड़ देंगे। तो इस तरीके से तो ये अपने प्री जज प्री सपोजिशन, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना। और आप सोचिए फॉरेंसिक लैब्स की कंडीशन क्या है कि 3 लैब हैं, तीनों की अलग अलग रिपोर्ट है। आपके जो पुलिस है उनका गैदरिंग का टेक्निक कितना ख़राब होगा एविडेंस का, कि वो बेसिक एविडेंस तक नहीं गैदर कर सकते हैं जगह से ढंग से। तो मेजर पुलिस रिफॉर्म्स और मेजर जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आज दाभोलकर जी का 10 साल हो गया खून करके, 10वां साल चल रहा है अभी तो, और आज भी ट्रायल ख़त्म नहीं हुआ है। 10 साल में तो आप सोचिए, कोई अगर इनोसेंट है तो वो 10 साल जेल में क्यों रहे, और कोई अगर गिल्टी है तो उसकी सज़ा 10 साल लेट क्यों हो। तो ये तो अननेसेसरी डीले हैं हमारे सिस्टम में। और जिस तरीके से सीबीआई ने केस चलाने से कितने सारे पैंतरे आजमाए कि से केस नहीं चलाए हम, ये सब इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर कैसे चल सकता है कोई कंट्री में। तो मेरा मेन ये किताब लिखने का आप देखेंगे तो पूरा एक सेक्शन है कि जुडिशियल रिफॉर्म्स एंड पुलिस रिफॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये होना बहुत ज़रूरी है, जो आइडियोलॉजी से फ्री हो और जो बायस से फ्री हो और जो फास्ट हो और जो प्रॉपर तरीके से की जाए, प्रॉपर साइंटिफिक मेथड से हो। It's a deep dive into the murder of the 4 so-called nationalists, Dr. Dabholkar, Comrade Bhansali, M.M. Kalburgi, and Gauri Lankesh. It will go deep into the facts regarding the personalities of these people, their organizations, their murders, the facts behind the murders, as well as the murder investigation that followed. And I'm very sure you will be very shocked by some of the things that have come out in these detailed investigations.